So, very good afternoon to all of you, and I am starting my lecture with a special thanks to Professor Ghosh for giving me this opportunity to share my thoughts with this distinguished audience. मैडम आप आगे आ जाइए. हाँ, और एक कि आई एम स्पेशली थैंकफुल टू डॉक्टर घोष, क्योंकि मैं बहुत दिन से लालायित बेचैन था कि मैं किसी कंप्यूटर रिलेटेड, स्पेशल कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक पर लेक्चर दूं, जिसका कि मुझको मौका ही नहीं मिल रहा था. मैं साधारण जनरल ऑडियंस के हिसाब से लेक्चर अभी तक देता रहा हूं, तो ये बहुत समय के बाद से, बहुत साल के बाद से मुझको मौका मिला कि मैं अपने थोड़ा कोर एरिया में आ पाऊँ. तो स्पेशल थैंक्स टू यू. तो you know that this refresher course which is being organized by this prestigious Ravi Shankar University is on computational sciences, and in computational sciences we are the subject topic which we are going to cover, that is of high performance computing. And today this is 11th September 2024, and this refresher course, in this refresher course I am going to cover this high performance computing, in which I will deal particularly with parallel computing. I am thankful again that I have been given one more opportunity to interact with you. That will be part 2 of HPC2, high performance computing. So I am starting this lecture with this quote. There are two most important books rather in parallel computing. Actually, as a matter of fact, number of books are very limited in this subject. This subject is very rare subject, let me tell you. बहुत कम जगह इसकी पढ़ाई होती है, इसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं. तो सिडनी फर्नबैक ब्रिक्स की बुक में लिखा हुआ है सेंटेंस, वहाँ से मैंने लिया है. क्या टुडेज लार्ज कंप्यूटर्स मेन फ्रेम वुड हैव बीन कंसिडर्ड सुपर कंप्यूटर्स 10-20 years ago. By the same token, today's super computers will be considered state of the art standard equipment 10 to 20 years from now. कहने का मतलब 10-20 साल पहले के सुपर कंप्यूटर आज साधारण कंप्यूटर हैं. आज के सुपर कंप्यूटर 10-20 साल बाद साधारण कंप्यूटर होंगे, ये इन्होंने लिखा है. तो सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी जो अपनी है सुपर कंप्यूटर, ये एक ट्रेड नेम है. एक्चुअल नेम उसका होना चाहिए पैरेलल कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर ही वर्ड में वर्ड चलता है. तो वी विल कवर मेनली दिस पॉइंट्स. नीड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, टॉप सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. अब मैंने सुपर कंप्यूटर इसलिए लिख दिया जिससे कि जनरल ऑडियंस सुपर कंप्यूटर वर्ड यूज़ करती है, तो मैंने भी कर लिया, अडॉप्ट कर लिया. ठीक है. RISC-V प्रोसेसर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे. आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स, मेमोरी मॉडल और टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, GPU एंड मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर मल्टी कंप्यूटर, पाइपलाइन एंड मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क. ओके. तो एज आई टोल्ड, वी विल सी फर्स्टली द नीड ऑफ दिस हाई स्पीड कंप्यूटिंग या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग. इसकी क्या ज़रूरत है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की, वो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि आपको रियलाइज़ हो इसके बिना काम हो ही नहीं सकता. एक ऐसा भी स्टेज आ जाएगा. तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैथमेटिकल. इन ऑर्डर टू डिजाइन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, a lot of partial differential equations are required to be solved, which involve around 10⁻13 floating point operations. जो अभी अग्नि 5 मिसाइल का भी लॉन्च हुआ, इस तरह के जो सिस्टम्स रहते हैं उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस आते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं. तो
10⁻13 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस अगर किसी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरत है सॉल्व करने की, तो हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगेगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन माने पॉइंट वाले 1.2 + 2.3, दैट इज आल्सो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ओके, तो इफ यू अज्यूम दैट 1 microsecond is required for one floating point operation, then the time required to solve the problem would be 10⁻13 into 1 into 10⁻6 divided by 36 into 24. That will come out 115 days. अब आप सोच सकते हैं कि एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए आपको इतना दिन लग जाएगा अगर आप साधारण प्रकार से करें तो। ठीक है, तो however if time required to perform one floating point operation is reduced to 10 nanosecond, then time taken will be 10⁻13 into 10⁻10⁻⁹, क्योंकि नैनो माने क्या होता है 10⁻⁹, डिवाइडेड बाई 3600 into 24 माने 24 ये आपका क्या बोलते हैं माने 24 आवर्स, एंड 3600 that will come out 27 hours. अब बताइए that time is reduced from 115 days to 27 days. So this is the importance of this high speed computing. ये तो थोड़ा पहले का हो गया, इस तरह से ग्रेजुअली अब हम लोग बोल सकते हैं, मैं ऐड कर दूं अपनी तरफ से, 1 माइक्रोसेकेंड से 1 नैनोसेकेंड पर आया, फिर हम पिको सेकेंड पर आ सकते हैं, तो देखेंगे टाइम और कम हो गया। तो कुछ जगह ऐसे है जहाँ की दैट इज़ इनोवेटिबल। इनोवेटिबल मतलब उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। वाई डू वी नीड पैरेलल कंप्यूटिंग और दिस हाई स्पीड कंप्यूटिंग दैट वी हैव seen? A supercomputer like Cray XMP can attain such a high speed. Speed of electronic devices cannot be increased beyond a certain limit because signals can travel with the speed of light only. However, only alternative is parallel computing. ये जो बात कर रहे थे हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल की, ये क्रे XMP जो सुपर कंप्यूटर है उसमें ये पॉसिबल है। ये वाला जो बोले कि इफ दैट मीन्स 10 नैनोसेकेंड वाला जो एग्जांपल ये थे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए, दैट इज़ पॉसिबल इन क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। अब मैं अगर क्रे XMP और YMP की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं तो एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी भी अपने इंडिया से रिलेटेड। ये बात है जब मैं नया नया फ्रेश पास आउट ही था, 90s की बात है। इंडिया चाह रहा था सुपर कंप्यूटर खरीदना अमेरिका से, और अमेरिका का तो वर्चस्व तब भी था, आज भी है। तो वो बोलता था नहीं, आपको जो चाहिए ना हम उससे लोअर वर्जन देंगे, क्रे YMP और क्रे XMP। इंडिया चाहता था YMP, वो चाहता था XMP देना, फिर कई सारी कंडीशन लगा रहा था। तो अपने तब के प्राइम मिनिस्टर, अब मैं नाम लूँगा तो आप लोग कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल नाम ले रहा हूँ, तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने फिर एक इनिशिएटिव लिया, CDAC चेयरमैन को फ़ोन किया कि बताइए ये हम लोग बनाना चाहते हैं, आप बनाएंगे क्या? तो उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है। फिर एक टाइम लिमिट सेट हुई, पूरे वर्ल्ड से इंडियन साइंटिस्ट को बुलाया गया और फिर परम सुपर कंप्यूटर इंडिया का बना। उनको छोड़ दिए, लिए ही नहीं, क्रे XMP YMP दोनों छोड़ दिया गया। तो ये वही कंप्यूटर है, और ये अपना सोर्स मैंने CSI मैगजीन से लिया है। डाटाबेस ऑफ आधार इन इंडिया इज अराउंड 3000 to 4000 पेटाबाइट टू हैंडल सच ए लार्ज। आल्सो पैरेलल कंप्यूटिंग इज नीडेड। जो आधार का अपना है सिस्टम, आधार आप जानते हैं पूरे इंडिया में सभी का है, सभी इंडियन सिटीजन का है। उसके लिए आपको एज हाई एज 3000 to 4000 पेटाबाइट चाहिए। इतना ज़्यादा मैसिव डाटा आपको हैंडल करना है तो हाई स्पीड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने कहा था कि वर्ल्ड के 5 टॉप सुपर कंप्यूटर्स आज के डेट के,
ये बदलती रहती लिस्ट। ये हैं फ्रंटियर, अरोरा, ईगल, ये जो पाँच मैंने लिखा है केवल यहाँ पर, और इंडिया के 5 आज के डेट के ये हैं। और ये पेपर की कटिंग है, सुपर कंप्यूटर मिशन पर भारत। अब सुपर कंप्यूटर भी मेड इन इंडिया। तो इंडिया में ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन एक इस्टेब्लिश हो चुका है। माने दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर थिंग, जस्ट लाइक वी आर इन दिस टीचिंग लाइन, तो वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ NEP एट्सेट्रा आजकल। तो ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन कुछ इसी प्रकार का है कि इंडिया शुड नॉट लैग बिहाइंड इन दैट फील्ड, एंड देयरफॉर आप देख रहे होंगे आजकल तो हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी। तो ये कुछ उसी से रिलेटेड है। तो ये अपने सुपर कंप्यूटर्स का बताया मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए। और मैं बताऊं कि जैसे मैंने बताया कि आज के 5 सुपर कंप्यूटर, आप पूछेंगे भाई क्या उसका ऑथेंटिसिटी है, तो एक साइट है, वेबसाइट है, उसका नाम है टॉप 500 ORG। आप टाइप कर सकते हैं। ये वेबसाइट 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट देती है। वर्ल्ड के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट देती है, और ये लिस्ट साल में 2 बार रिवाइज होती है, जनवरी जून में। तो मैंने जो दिया, मैंने करंट लिस्ट ही दिया, और उनका थोड़ा सा ये प्राइस, थोड़ा बहुत उनका ये माने डिटेल भी दिया हुआ है इसमें। फिर आते हैं इंडिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स। ये भी 500 तो नहीं, कुछ कम, लेकिन ये भी एक लिस्ट देती है। क्या? टॉप SC CDA CB इन। ये इससे आप लिस्ट देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और इनकी प्राइस वगैरह लिखी है, पेटा और ये टेरा फ्लॉप वगैरह में उनकी स्पीड भी लिखी हुई है। तो मैंने कहा था कि आजकल जैसा आप जानते हैं कि एम्फेसिस इज़ मच ऑन डेवलपिंग ओन प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। चंडीगढ़ में एक सेमीकंडक्टर की यूनिट है, इस्टेब्लिश हुई है, न्यूज़ में पढ़े भी होंगे। तो नाउ ए डेज इंडिया इज़ ट्राइंग टू डेवलप RISC-V प्रोसेसर। RISC मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड 5 मीन्स 5th जनरेशन, एंड RISC-V इज फास्टली बीइंग अडॉप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और प्रेजेंटली इंडिया इज इन ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग RISC-V प्रोसेसर जॉइंटली विथ IIT मद्रास एंड ISC बेंगलोर के साथ मिलके ये बनाया जा रहा है आजकल। एंड दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। This is an initiative of Government of India to promote manufacturing of microprocessors in India and to boost the country's semiconductor ecosystem. इसलिए मैंने कहा कि जो दिस टॉपिक इज़ वेरी रिलेवेंट। आते हैं थोड़ा सा आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसमें कि फ्लाइंस स्कीम, फेंग्स स्कीम, हैंडलर्स स्कीम आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स। क्या है कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से किया है। कितने प्रकार के कंप्यूटर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बड़ा है। तो most popular classification scheme is Flynn's classification scheme, second one is Feng's, and third one is handlers. Flynn's classification scheme is based on multiplicity of instruction stream and data stream. Feng's scheme is based on serial versus parallel processing. Handlers is based on degree of parallelism. सबसे कम पॉपुलर, लीस्ट पॉपुलर, ये लेस पॉपुलर, ये मोस्ट पॉपुलर है। Flynn's classification scheme is most popular. This is taught in जो हम लोग के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पढ़ाए जाते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ सिलेबस।
तो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन विल स्लाइटली डिस्कस हियर, बाकी दो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो फ्लाइंस स्कीम में होते हैं SISD, SIMD, MISD, MIMD। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, ऐसा है फुल फॉर्म इसका। SISD में नो पैरेललिज्म, SIMD में डाटा पैरेललिज्म, MISD में इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म, MIMD में इंस्ट्रक्शन एंड डाटा पैरेललिज्म बोथ। SISD में नो पैरेललिज्म, SIMD में डाटा पैरेललिज्म होता है, MISD में इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म होता है, MIMD में इंस्ट्रक्शन डाटा बोथ पैरेललिज्म होता है। तो SISD जितने अपने लैपटॉप हो, ये पर्सनल कंप्यूटर PC होते हैं, वो सब SISD में आते हैं। SIMD, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और भी देखेंगे। ये वेक्टर एंड एरे प्रोसेसर होते हैं। MISD माने इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म होता है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, थ्योरेटिकल है, ऐसा केस नहीं आता। मैं पढ़ाता हूँ इसको डिटेल में, मेरे ये सब लेक्चर्स यूट्यूब में हैं इसी पर, केवल डिटेल्ड लेक्चर। फिंग्स क्लासिफिकेशन भी मेरा यूट्यूब में। तो इसका पैरेलल माने इसका रियल टाइम कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते, ही थ्योरेटिकल भर है। MIMD इंस्ट्रक्शन डाटा पैरेललिज्म बोथ, ये फुल्ली पैरेलल कंप्यूटर होता है। फुल्ली एक्चुअल सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? MIMD ही होता है। तो ये फिगर बनाएं इसका, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। SIMD में सिंगल कंट्रोल यूनिट, मैनी में प्रोसेसिंग यूनिट। MISD में आप देख रहे हैं मैनी कंट्रोल यूनिट, मैनी प्रोसेसिंग यूनिट तो है, लेकिन इंस्ट्रक्शन। और MIMD में भी कंट्रोल यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट आर मैनी, शेयर्ड मेमोरी। और SISD माने, अब मैं ज़्यादा डिटेल में अभी इस क्लास में नहीं जा सकता मैं, लेकिन आपको बस शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बता दूं कि कंप्यूटर का कोई भी ऑपरेशन होता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर के लिए लोग आते हैं, तो कि ये बताओ 2+2 ये कंप्यूटर में कैसे होता है, केवल इसके क्या स्टेप्स होते हैं बेसिक। तो इसके 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। एक होता है लोड, दूसरा डिकोड, तीसरा फेच, चौथा एग्जीक्यूट, पांचवा राइट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से 5 बेसिक स्टेप्स आर देयर। तो लोड का क्या मतलब होता है? लोड का मतलब होता है जैसे आपने सी का कोई प्रोग्राम बनाया, वो कहाँ पर आए? रैम में आए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं एग्जांपल कि आपकी कॉपी में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन ब्रेन में उस इंस्टेंट में सब चीज़ें तो नहीं जितनी कॉपी में, उसमें से आप जो पढ़ेंगे वही ब्रेन में गया ना। तो रैम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रैम से CPU के रजिस्टर में कोई एक ही चीज़ जाएगी, तो ये इसको कहते हैं लोड। फिर डिकोड माने अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि अभी कोऑर्डिनेटर साहब ने दिया कि मुझको ये लेक्चर देना है, किसी और को कोई और लेक्चर देना है, तो असाइनिंग दी वर्क, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग टू प्रॉपर पर्सन। फेच मतलब होता है ऑपरेंड को लेना। ऑपरेंड माने अगर मैं 2+2 का एग्जांपल दिया तो प्लस इज इंस्ट्रक्शन एंड 2 and 2 इज डाटा और ऑपरेंड। 2+2 में 2 और 2 क्या है? डाटा है। तो पहले मैंने लोड कहा था, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा मैंने चेंज किया है बुक से, स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए। बुक में क्या होता है, काइवांग और बिग्स 2 बुक मैं बताया, यही स्टैंडर्ड है। तो बुक में क्या बोलता है, दोनों के फेच बोलता है। तो मैं खुद ही कंफ्यूज होता रहा कई सालों तक। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, इसको लोड बोलेंगे इंस्ट्रक्शन के लिए, फेच बोलेंगे डाटा के लिए। तो लोड है वो इंस्ट्रक्शन के लिए माने प्लस, और फेच है डाटा के लिए 2 और अब है एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट होगा जो कि प्रोसेसिंग यूनिट या LU में होगा। अब होगा राइट, माने अब जैसे 4 हो गया एग्जीक्यूट होके, तो उसको रैम में वापस लिखा जाएगा। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट। इसमें वही चीज़ बताएं कि अच्छा स्ट्रीम मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन।
व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन? जैसे ट्रेन है तो कई सारी बोगीज हैं, तो इंस्ट्रक्शन ऐसा तो है नहीं कि आप कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे दी ख़त्म। इंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे रहेंगे ना। एक छोटा सा आप सी का प्रोग्राम बनाएं तो 4, 5, 8, 10 इंस्ट्रक्शन तो उसी में हो जाते हैं। बड़े प्रोग्राम की बात ही छोड़िए। फिर इंस्ट्रक्शन भी ये हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का बनाते हैं, जब वो कन्वर्ट होता है तब तो उसमें इंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इसीलिए वर्ड यूज़ किया है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना, एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। ये आपका आ रहा है कहाँ? मेमोरी से कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज आइडेंटिफाइंग, दैट इज कॉल्ड डिकोड, आइडेंटिफाइंग द यूनिट दैट इज गिवन टू प्रोसेसिंग यूनिट फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोसेसिंग यूनिट फेचेस, मैंने देखिए फेच बाई डायरेक्शनल एरो बनाए हैं। प्रोसेसिंग यूनिट इज फेचिंग द डाटा एंड देन एग्जीक्यूटिंग एंड देन राइटिंग बैक इन मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट हमारा रैम। ये एकदम कॉन्सेप्ट है। 5 बेसिक ऑपरेशंस जो मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही दूँ, देखिए अभी SIMD का यूज़ मैं आगे बताऊंगा और एप्लीकेशन। जैसे हमने कहा 2 + 2 करो, फिर 3 + 3 करो, 4 + 4 करो, तो प्लस सभी में हो रहा है लेकिन डाटा बदल रहा है, तो ये क्या हो गया? SIMD। और MISD का एग्जांपल दें, मैंने कहा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका प्रैक्टिकल कंप्यूटर कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? इंस्ट्रक्शंस आर मैनी, डाटा इज सेम। अब मैंने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपना एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की, तो मैं 1-2 स्टेप तक बना के आगे नहीं बना पाया। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। MISD का है ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं बनेगा। आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं बनेगा, तो एग्जाम्पल ही नहीं तो उसका कंप्यूटर कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जो बनाया, देखिए अपना एक एग्जाम्पल मैंने बोला कि ठीक है भाई, ये डाटा में 2 लिया, 2 पे 4 कराए, 4 पे मैंने बोला ठीक है स्क्वायर कर दो 16। अब देखिए सेम डाटा पे 2 ऑपरेशन तो मैंने करा दिए, अब मैं आगे क्या करूँ? ज़्यादा है तो मैं लॉग वगैरह ले सकता हूँ, कितना करेंगे? डाटा सेम इंस्ट्रक्शंस में नहीं होता ही नहीं ऐसा। तो MIMD, इसमें इंस्ट्रक्शन डाटा बोथ आर मेनी। यही आपका असली सुपर कंप्यूटर है। जैसे मैंने बताया, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच में, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा ही सब्जेक्ट है एकदम, तो मेरे लिए तो बहुत एक अच्छी बात हो गई। तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कहीं भी इंटरप्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं। बता पाऊँगा कि नहीं बताऊँगा, बता सकता, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर में मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कंप्यूटर। अभी मैंने कहा यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर, 2 वर्ड अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। यूनी प्रोसेसर माने जितने आप लोग के कंप्यूटर जो होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी माने तो सब होता है यूनी प्रोसेसर। हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसर की। यहाँ बोर्ड नहीं तो मैं उसको ड्रॉ करके बना देता। यूनी प्रोसेसर माने एक प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसर अगर हैं, 10 प्रोसेसर, 100 प्रोसेसर हैं, पूरी चीज़ बदल जाती है। तो वो मल्टीपल प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्क है, माने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बदल जाता है। तो इसमें हैं 3 कैटेगरी, ऊमा, न्यूमा, कोमा, और मल्टी कंप्यूटर है नॉर्मा। मैं अभी जल्दी बोल रहा हूँ। ऊमा के अंदर है SMP सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। न्यूमा के अंदर विथ नो कैश मेमोरी, विथ फुल लोकल मेमोरी। एक और है विथ कैश एंड लोकल बोथ, अभी बताऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा। कोमा में है विथ फुल कैश मेमोरी, और फिर और चलेगा तो एक्चुअल न्यूमा, CC न्यूमा। और ये मैंने एक्चुअल कंप्यूटर का नाम यहाँ पे लिखा है। मैं जो बता रहा हूँ
उसका एग्जाम्पल कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड में, केवल एक नाम मैं लिखा हूँ बस। और यहाँ पर भी सबका नॉर्मा मॉडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, कोर्स मीडियम फाइन ग्रेन, हाइपर क्यूब, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, मेश, और ये सेम VLSI, IPSC1, इंटेल पैरागॉन, MIT जे मशीन, ये होते हैं। सवाल उठता है व्हाट इज कोर्स ग्रेन, तो 2000 इंस्ट्रक्शंस अगर हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स रन ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। मीडियम ग्रेन में क्या है, डिफरेंट सब रूटीन्स रन ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। फाइन ग्रेन क्या है, डिफरेंट थ्रेड्स रन ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। वेरी फाइन ग्रेन भी एक मैंने बनाया है, अपना ही टर्म है, इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म, इंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग, लोड। कहने का मतलब शॉर्ट में कि जो पैरेललिज्म इज़ अप टू विच एक्सटेंट, मैं एकदम सरल भाषा में बोल रहा हूँ। तो अगर पैरेललिज्म थोड़ा बहुत है तो आप बोल सकते हैं कोर्स ग्रेन, थोड़ा सा ज़्यादा है मीडियम ग्रेन, हेवी और है तो फाइन ग्रेन। मैंने अपना एक नाम से अपनी एक नया दे दिया वेरी फाइन ग्रेन भी, ये बुक में नहीं लिखा है। तो वेरी फाइन ग्रेन में जो पाइपलाइनिंग आगे देखेंगे वो माने वेरी फाइन ग्रेन। हम लोग जावा में थ्रेड बनाते ना मैडम, थ्रेड, तो ये थ्रेड आपका इसी में फाइन ग्रेन। अगर प्रोसेस को अलग अलग पे रख रहे हैं, प्रोग्राम को अलग अलग लिख रहे हैं, मीडियम ग्रेन। सब रूटीन को, प्रोग्राम को रख रहे हैं तो दैट इज कोर्स ग्रेन। तो ये आपके नॉर्मा मॉडल माने नो रिमोट मेमोरी एक्सेस, उमा माने यूनिफॉर्म एक्सेस मेमोरी एक्सेस, NUMA माने नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, COMA माने कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। और यूमा के अंदर दो SMP सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर इज दैट इन विच देर इज नो मास्टर प्रोसेसर, ऑल प्रोसेसर्स हैव इक्वल एक्सेस टू पेरिफेरल डिवाइसेस। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर इज दैट इन विच देर इज ए मास्टर प्रोसेसर, ओनली मास्टर प्रोसेसर हैज एक्सेस टू पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एनीवे आगे बढ़ें। एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा मैं, पीने लायक बाद में पी लूँगा। ये नॉर्मा जो मैं बता रहा था, अगर वो होता बुक, ये ब्लैक बोर्ड होता तो मैं बहुत अच्छे से बता पाता। अरे गोविंद जी, मतलब होता है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, मतलब हाँ है क्या, दिस फिगर इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ, मैं दो बुक फॉलो करता हूँ, काई वांग एंड ब्रिक्स। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं वर्ल्ड की, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन रिसर्च पेपर मैं IEEE के फॉलो करता हूँ। तो ये उमा का फिगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ। ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क हुआ, ये आपका प्रोसेसर है और ये आपका मेमोरी मॉड्यूल्स हैं कई सारे। तो उमा मतलब क्या है, ये वाला प्रोसेसर चाहे इससे ले चाहे इससे ले, चाहे अगर 2 नैनोसेकंड ले रहा है तो दैट विल ऑलवेज टेक 2 नैनोसेकंड ओनली। कहने का मतलब कि एक प्रोसेसर 100 मेमोरी से डाटा ले रहा है, फेच कर रहा है, तो इक्वल टाइम लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में एक से ले रहा है तो जल्दी लेगा, दूसरे से ले रहा है थोड़ा लेट करेगा, तीसरे से कर रहा है तो और लेट करेगा। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। कैश ओनली मेमोरी एक्सेस में लोकल मेमोरी इज कन्वर्टेड इनटू कैश मेमोरी। अब व्हाट इज कैश मेमोरी, लोकल मेमोरी, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कैश मेमोरी और पढ़ पाएँ यहाँ पे इस क्लास में। तो कैश मेमोरी भी अगर बात निकली तो मैं थोड़ा सा बता ही दूँ आपको कि कैश मेमोरी क्या है। कि ये अगर प्रोसेसर है, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है, तो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है और प्रोसेसर मेमोरी से डाटा भी लेता है, जैसे मैंने 2+2 का एग्जांपल दिया था। और जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसको राइट करता है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल एरो है, ठीक है। और ये आपका यूनी डायरेक्शनल एरो है।
क्या होता है कि प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है और मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। जिस स्पीड से ये एग्जीक्यूट करता है मेमोरी उस स्पीड से दे नहीं पाता। फॉर एग्जांपल यहाँ मैडम लोग हैं, मान लीजिए रोटी बेला जा रहे हैं, अब बेलने वाले ने तो बेल दिया, सामने वाला उसको सेक ही नहीं पा रहा है, तो इसको भी रुकना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेमोरी जो है वो क्या है, बहुत स्लो है, माने मैनी टाइम्स स्लो है, और प्रोसेसर इज़ वेरी फास्ट। अब ये ले लिया और कर भी दिया, ये लेने में सक्षम ही नहीं है तो कैसे वो राइट करेगा। इसलिए बीच में लाई जाती है कैश मेमोरी। ऐसा अब सीक्वेंस सब कुछ अभी भी वैसे ही है, ये इंस्ट्रक्शन ले रहा है, ये डाटा है, फिगर ऊपर ही वाला है, लेकिन बीच में कैश मेमोरी आ गई बस। ये क्या है, दोनों के बीच का है। तो कैश मेमोरी की स्पीड प्रोसेसर से कम लेकिन रैम या मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है। तो शॉर्ट में मैंने इतना ही बताया। तो कोमा में दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश मेमोरी, इतना ही था। न्यूमा में नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मैंने कहा, ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स लोकल मेमोरी लाइक दिस, और ये दिस इज़ कॉल्ड इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अगर प्रोसेसर अपनी लोकल मेमोरी से लेगा तो जल्दी लेगा, लेकिन दूसरे के लोकल मेमोरी से लेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। और ये क्या होती है, ये सब शेयर्ड मेमोरी है। शेयर्ड अनशेयर्ड अगर बात करें तो व्हाट इज़ शेयर्ड मेमोरी, व्हाट इज़ अनशेयर्ड मेमोरी। जैसे कि एक कॉपी है किसी की, दैट इज़ नॉट शेयर्ड, लेकिन यहाँ पे ये फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, ये शेयर्ड है। न्यूज़पेपर है, शेयर्ड है, जिसको सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये तीन मॉडल शेयर्ड मेमोरी पर हैं, ये नॉन शेयर्ड पर है। तो शेयर्ड माने मेमोरी को तो सभी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेमोरी कोई ये भी ले सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये उसको जल्दी करेगा, इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू करेगा। एग्जांपल मैं दूं, जैसे एग्जामिनेशन हो रही है अगर, तो कोई स्टूडेंट है बोलता है सर स्केल की ज़रूरत है, उससे दिला दीजिए, इन्विजिलेटर को बोलेगा वो, तो इन्विजिलेटर उससे लेके देगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसी का स्केल है, जल्दी कर लेगा। तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू वो लेगा। और ये नॉर्मा मॉडल था। अब नॉर्मा मॉडल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये प्रोसेसर मेमोरी ये सब फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर्स ही हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा हट के अगर बात करूं, ये नॉर्मा मॉडल आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और ये सब पैरेलल सिस्टम है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, फिर और आगे बढ़ूँ तो वो है कंप्यूटर नेटवर्क, और ये आगे बढ़ूँ तो है इंटरनेट। अब इंटरनेट की बात अगर निकल गई तो आज ही एक न्यूज़ आई है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड वो चाइना में हुआ है। उसका स्ट्रक्चर जो बना है हाईएस्ट इंटरनेट। और एक अच्छी खुशी की बात ये भी आपको बताऊं, सी केबल, अंडरग्राउंड सी केबल होता है। इंटरनेट जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो समुद्र में से उसकी जो केबल जाती हैं, तो पूरे वर्ल्ड में 6-7 इस तरह की सी केबल के पॉइंट्स हैं। तो जो टाटा कंपनी है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, अंडर सी केबल के रूट में सबसे ज़्यादा वर्क करा है। तो ऐसे ही बताया आपको। तो एनीवे ये क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है फुल फ्लेज्ड। इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, ये पैरेलल सिस्टम है। इसको क्लोज कर देते हैं। तो जीपीयू का नाम सुना हुआ है? कोई बताएगा जीपीयू थोड़ा बहुत? ये जस्ट एकदम आने के पहले मैं स्लाइड बना रहा था, पूरी बन नहीं पाई।
जीपीयू जो है ना आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ये मल्टी कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है और ये SIMD मॉडल पर है बेस्ड। मल्टी कोर आर्किटेक्चर मैं ऐसे आपको बताऊं कि आप लोग मार्केट से फ़ोन नया खरीदते ही रहते हैं, उसमें बोलता है कभी ये डुअल, ये क्वाड है, ये ऑक्टा कोर है। लैपटॉप भी खरीदते रहते हैं नया नया अच्छा एडवांस वर्जन। आप अगर उसका यूजेस देखेंगे तो सिंगल ही कोर पे पूरा वर्क होता है और सब लोग खुश होते हैं कि हम तो एडवांस खरीद लिए। पूरा वर्क सिंगल 97% 95% तो एक ही कोर पे वर्क होता रहता है। तो यहाँ पे मेरा एरिया है, चूँकि पैरेलल कंप्यूटिंग, OMP, MPI, CUDA ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे कि वर्क को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग और तब देते हैं और तब स्पीड अप देखते हैं, माने कितने टाइम्स फास्ट हुआ रिजल्ट वो देखते हैं। ये आपके लैपटॉप पे चलता है और OMP एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। C का प्रोग्राम थ्रेड बना के अलग अलग, अगर क्वाड कोर का कंप्यूटर है तो हम लोग 4 कोर पे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आपको 1 to 100 ऐड करना है, ठीक है, तो एक कोर पर 25 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। कैसे? OMP का यूज़ करके। लेकिन बहुत ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। अभी मैंने आपको एग्जांपल जो बताया वो डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं था, उसमें डिपेंडेंसी नहीं थी। अगर डिपेंडेंसी है तो पैरेललिज्म ही नहीं हो पाएगा, एक अलग ही फील्ड है फिर वो। अब आपका हार्डवेयर तो है और सॉफ्टवेयर आपका पैरेलल नहीं है तो आपके कोई मतलब का नहीं है। बल्कि मैं बताऊं अपना एग्जांपल कि जो आपको अभी परम सुपर कंप्यूटर बताया, तो मैं लकी हूँ, मुझको परम पे काम करने का मौका मिला जब मैं इलाहाबाद में एमटेक कर रहा था। तो उसमें अगर आप C का छोटा सा प्रोग्राम बना के रन कर दीजिए, करते थे, तो बोलते थे स्टूडेंट लोग, यार ये क्या है, ये तो इतना स्लो है। वो और ही स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताइए? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टी नहीं, उसमें ओवरहेड बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूं कि आपको यहाँ से जाना है गेट पर, तो आप स्कूटी से जाना पसंद करेंगे कि आपके लिए बोल दें कि एक बस में जाओ? वैसा ही एग्जांपल है। एक बस कर दें तो उसमें आप समझ सकते हैं। वैसे ही एक छोटे काम के लिए आप बोल दें, छोटे एक चाय बनानी और बड़ा कढ़ा रख दें, तो छोटे काम को बड़े स्ट्रक्चर पर करेंगे तो और ही डाउन हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, और लोग करते हैं वैसे ही बिना सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म के, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा फास्ट? तो ये आपका GPU है। GPU माने मल्टी कोर आर्किटेक्चर। GPU मीन्स ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। GPU इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट board basically meant for digital image processing. However, nowadays GPUs are used for non-graphical solutions as well. Therefore, GPUs are used widely for video games, animation, etc. GPU is also used for deep learning as it involves जो ग्राफिकल GPU, देखिए SIMD की बात अगर मैं करूं, मैंने बताया MIMD इज फुल्ली पैरेलल कंप्यूटर दैट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन। लेकिन ये जो GPU SIMD है वो एक ऐसा पैरेललिज्म प्रदान करता है अपने को कि दैट इज़ विद इन द रीच ऑफ ऑर्डिनरी पीपल आल्सो। हम आप ऐसे लोग भी इसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल डाटा पैरेललिज्म कर रहा है, इंस्ट्रक्शन वाला कर ही नहीं रहा है। और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये कॉमन मैन तक भी पहुंचा हुआ है। और ख़ास करके जो वीडियो गेम होते हैं उसमें बहुत हेवी वर्क कंप्यूटेशन इन्वॉल्व होता है। वीडियो गेम्स, एनिमेशन एट्सेट्रा इन्वॉल्व वेरी हाई degree of computation and there this GPUs are used.
मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्राइवेट कंपनी जो बनाती है, लेकिन कुछ कंपनीज है जो बनाती हैं। तो GPUs बहुत पॉपुलर नेम है, मेरे मुंह पर है लेकिन मैं रोक रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, GPUs का यूज़ अपने यही मल्टी कोर आर्किटेक्चर और ये है। आजकल GPUs का यूज नॉन वीडियो सॉल्यूशन में भी हो रहा है। बेसिकली वो वीडियो सॉल्यूशन ही के लिए बनाया गया था, लेकिन और डीप लर्निंग, AI मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग डील्स विथ हेवी, दैट मीन्स बेसिकली विथ इमेजेस, वीडियोज़ एट्सेट्रा। इसलिए डीप लर्निंग का जब एप्लीकेशन आता है फिर वहाँ पे GPU का यूज़ काफ़ी होता है। तो एनीवे ये, हाँ मैं बता रहा था यूनी प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर। अपने पास आधा घंटा का टाइम है और तो यूनी प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर में मैं बताया कि मैंने जो डायग्राम बनाई, अगर वन प्रोसेसर वन मेमोरी, लोड डिकोड फेच एग्जीक्यूट राइट तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर प्रोसेसर्स आर मैनी, मेमोरीज आर मैनी, तो उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पूरा बदल जाता है। तब मैंने बताया आपको SISD, MISD, MIMD वाला। इस पे और मैं एक अलग प्रकार से बता रहा हूँ कि MIN मतलब होता है मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क, विल सी दैट आफ्टरवर्ड्स। एक होता है मल्टी प्रोसेसर, एक होता है मल्टी कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसर इज सेम एज टाइटली कपल्ड, मल्टी कंप्यूटर इज लूजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड में शेयर्ड मेमोरी यूज़ होती है, इसमें लोकल मेमोरी यूज़ होती है। इस मल्टी प्रोसेसर का लो बैंडविड्थ, इसका हाई बैंडविड्थ। ये पैरेलल कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। सुपर पैरेलल कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है। और ब्रॉडबैंड, ISDN, ATM वगैरह MIN में मल्टी प्रोसेसर मल्टी कंप्यूटर दोनों में यूज़ हो सकता है। ये पैरेलल सुपर कंप्यूटर, वैन, इंटरनेट। शॉर्ट में इतना ही बताऊं कि ये क्या है, एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। उसके एक तरफ प्रोसेसर, एक तरफ मेमोरी। यहाँ पर दोनों तरफ प्रोसेसर। अपने को कई सारे प्रोसेसर को कनेक्ट करना है, तो कई सारे प्रोसेसर को कनेक्ट करना है, तो किस प्रकार से कनेक्ट करें, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अगर दोनों तरफ प्रोसेसर हैं, ये वही है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में नॉर्मा मॉडल बताया था। मैंने बताया था ये सभी फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर्स हैं। नॉर्मा मॉडल इज नथिंग बट ए कंप्यूटर नेटवर्क। बार बार मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहाँ लिखा है। ये कंप्यूटर नेटवर्क है। दोनों तरफ प्रोसेसर माने हो गया कंप्यूटर, लेकिन इसमें एक तरफ प्रोसेसर, एक तरफ मेमोरी। और ये क्या है, टाइटली कपुल्ड कहलाता है, लूजली इसका लो बैंडविड्थ। ये पैरेलल कंप्यूटर माने एक्चुअल सुपर कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क है। आप बोलेंगे कि दोनों तरफ प्रोसेसर है तो कंप्यूटर नेटवर्क है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कैसे? तो अगर मैं एक डायग्राम बताऊं, 12 टेनेनबाउम 3rd एडिशन का है, उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ हर जगह। वो डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए रूटर्स, इसको क्या कहा जाता है, रूटर। अब आगे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में, और इसको क्या कहा जाता है, सबनेट। और ये कलेक्शन ऑफ रूटर्स इज कॉल्ड सबनेट। मान लीजिए आपने एक मेल किया अमेरिका, तो ये मान लीजिए कि RSU रविशंकर यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, ये अमेरिका का मान लीजिए। आपने मेल किया तो मेल आपका पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग बताना पड़ेगा क्या है। तो मैसेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। 3 प्रकार की स्विचिंग होती है, अब हम लोग उसमें तो जा नहीं सकते। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड। आई एम गोइंग, ऐसा आपने मेल किया तो दैट मैसेज विल बी डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। एक छोटा सा ऐसे मैं बोलूँ
कि एक पैकेट में आई रहेगा, एक में ए रहेगा, एक में एम रहेगा, जैसे कि ट्रेन की बोगीज़ हैं। अब वो मैसेज आपका चला पैकेट के फॉर्म में, ऐसा चला। अब ये रूटर माने डिसाइड्स द रूट। तो ये आपका मेल चल रहा था, क्या हुआ कि आधा पैकेट आया था तो यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन हो गया या कंजेशन हो गया। जैसे अभी गणेश जी का चल रहा है तो पता चला यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं इधर से चले जाएंगे, या ट्रैफिक पुलिस वाला आपको डाइवर्ट कर देगा इधर। जस्ट लाइक दैट रूटर विल स्टार्ट डाइवर्टिंग दी पैकेट्स फ्रॉम दैट साइड। ये भी बिजी है तो बोलेगा ठीक है यहाँ से चले जाओ। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, और यही चीज़ ये है। कैसे है? ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये अमेरिका में, ये यहाँ पर है, और वही चीज़ ये है। अब देखिए, जैसे कहा जाता है ना भगवान के कई रूप, तो ये उसी प्रकार का कुछ एग्जाम्पल है। चीज़ एक छोटे में सब कुछ समाहित है। ये वाला जो है ना, ये आपका फुल फ्लेज्ड इंटरनेट है, वैन है, लैन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, और ये आपका सुपर कंप्यूटर है। और ये चीज़ यही चीज़ है। और ये मैंने बताया पेज नंबर 12 टेनेनबाउम का फिगर है ये, और ये सब मैंने IEEE से लिया है, जर्नल IEEE ट्रांजैक्शंस। तो एनीवे, टाइम इज लेस। तो जैसे मैंने बताया, ऑल द नोड्स ऑफ मल्टी कंप्यूटर शेयर ए सिंगल फाइल सिस्टम, बट ऑल द नोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हैव देयर ओन फाइल सिस्टम। ठीक है। हैविंग फिनिश्ड दिस डिस्कशन ऑन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में स्प्रिंग अप इन द माइंड ऑफ रीडर दैट आर मल्टी कंप्यूटर मोर लाइक मल्टी प्रोसेसर और लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? डिफिकल्ट टू से, आंसर डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव। ठीक है। अब देखिए, आते हैं पाइपलाइनिंग पर, लेकिन आई विल कवर दिस टॉपिक सेपरेटली also। तो टाइम इज़ ऑल्सो लेस, तब भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊं कि पाइपलाइनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस कंप्यूटेशन। पाइपलाइनिंग मीन्स, पाइपलाइनिंग इज़ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू अचीव पैरेललिज्म। और हम लोग का पूरा आज का डिस्कशन है किस पर? पैरेलल कंप्यूटिंग। और हाउ टू अचीव पैरेललिज्म? तो पाइपलाइनिंग मैंने क्या कहा, इज़ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू अचीव पैरेललिज्म। हेज के बुक में लिखा है। हम लोग इवन इन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम आल्सो वी कैन अचीव पैरेललिज्म विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। क्योंकि पैरेलल कभी तभी तो होगा ना, जैसे दो लोग, हम लोग 2 लेबर लगा दिए तो दोनों को थोड़ा थोड़ा वर्क दिए, 4 लगा दिए, 4 को दिए, ये हो गया पैरेलल। लेकिन एक ही लेबर है तो कैसे आप पैरेललाइज कर देंगे? लेकिन सिंगल प्रोसेसर में भी विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग वी कैन, दैट मीन्स ब्रिंग आउट दिस फीचर ऑफ पैरेललिज्म। कैसे? मैंने आपको बताया विदाउट पाइपलाइनिंग और सिंगल प्रोसेसर की बात अगर करें, अब मैं बात कर रहा हूँ सिंगल प्रोसेसर लेकिन पाइपलाइनिंग फीचर जो कि पैरेललिज्म प्रोवाइड करता है। कैसे? तो लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट का था, मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो ये 5 साइकिल आपको लगेंगे। आप बोलेंगे आपकी भाई साइकिल क्या है, CPI क्या है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, IPC क्या है, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, थ्रूपुट क्या है, 20 MIPS। उतना अब फिर बैंडविड्थ में जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा। तो इंटरेस्टेड लिसनर्स में गो थ्रू माई YouTube लेक्चर ऑफ बैंडविड्थ। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बैंडविड्थ का। और आप एक मेरा माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, विदाउट पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि 3 इंस्ट्रक्शंस अगर हैं तो मैंने बताया एक साइकिल में एक वर्क। मैं ऐसे बताऊं कि ये मैं ऐसा बताया, ये है लोड, ये डिकोड, ये फेच, ये एग्जीक्यूट, ये राइट। 5 साइकिल लगेगा एक ऑपरेशन करने में मिनिमम। इससे ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है कि बड़ा ऑपरेशन है, साइन है, लॉग है, तो एग्जीक्यूशन में 2 साइकिल ले, 3 भी, कुछ भी ले सकता है। मैं अगर बात करूं छोटा मिनिमम, तो एक ऑपरेशन माने एक साइकिल
तो भी मिनिमम 5 साइकिल तो लगेगा ही। तो 3 इंस्ट्रक्शन में कितने लगेगा? 15 साइकिल लगेगा। तो अब आए आप विथ पाइपलाइन में एक स्केलर आर्किटेक्चर है। ये देखिए हमने स्टैगर कर दिया, ओवरलैप। सुपर स्केलर में हमने ऐसा एक पैरेललाइज भी कर दिया 3 प्रोसेसर लेके, और ये अंडर पाइपलाइन है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं पाइपलाइनिंग का, स्केलर वाला ही आर्किटेक्चर देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इस वाली बेंच में 5 पीपुल आर देयर, 5 वॉलंटियर्स हमने बैठा दिए, काउंसलिंग हो रही है, एडमिशन हो रहा है, कुछ हो रहा है कॉन्फ्रेंस टाइप का। तो एक स्टूडेंट आया, ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर में फर्स्ट पर्सन के पास गया, अब इन्होंने उनको किट दिया। दूसरे पर आया तो इन्होंने उसको बैज दिया, तीसरे ने किया तो रजिस्टर में लिखवाया, चौथे ने कुछ इस तरह से। अब एक स्टूडेंट जब यहाँ आया तो दूसरा तो यहाँ आ जाएगा ना, इंटर हो जाएगा। यहाँ आया तो ये इधर गया तो एक नया इंटर हो गया। यही है पाइपलाइन, माने विदाउट फिनिशिंग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकेंड इज स्टार्टिंग, दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया अभी पाइपलाइनिंग के बारे में। ये वही है, कैलकुलेशन है। तो मेरे ख्याल से कमिंग टू एंड है, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क के ऊपर में। तो मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है? मैंने आपको इस वाली स्लाइड में बताया, थोड़ा सा बताया। किस वाली स्लाइड में? इसमें, यस, मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क। देखिए, इंटरकनेक्शन नेटवर्क में बी ऑफ 2 टाइप्स। एक कहा जाता है स्टैटिक, एक कहा जाता है डायनेमिक। डायनेमिक इंटरकनेक्शन इज दैट which makes the connection dynamically at the time of requirement. Static connection माने fixed connections। एग्जाम्पल, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना हो मुझको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एडमिन ब्लॉक जाना है, एक ही रास्ता है मान लीजिए, सब गाड़ियाँ वहीं से जाएंगे। दूसरा है 2-3 रास्ते हैं वहाँ जाने के, तो कौन से रास्ते से हम जाएंगे दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो आपके जो है अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, और आपका मल्टी स्टेज, जैसा कि नाम से है मल्टी स्टेज इंटरकनेक्ट, अभी देखेंगे हम लोग मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क इन ऑर्डर टू कनेक्ट वेरियस प्रोसेसर्स एंड वेरियस मेमोरीज। तो वो किस प्रकार से होता है ये देखिए। अब ये एक शॉर्ट वाला पेपर, ये फिगर था, MIN लिखा है। अब MIN का डिटेल डायग्राम यहाँ पर बनाया जा रहा है इसमें। ये देखिए, ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज हैं। 4 स्टेज 16/2 16 बफर्ड बन्यान नेटवर्क। देयर आर 4 स्टेजेस इन दिस पर्टिकुलर MIN। कितने भी स्टेज हो सकते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया। और ये इनपुट पोर्ट्स हैं, ये आउटपुट पोर्ट्स हैं। एक तरफ प्रोसेसर्स है, एक तरफ मेमोरी है। हाउ टू रूट द पैकेट टू ए प्रॉपर डेस्टिनेशन, अभी रूटिंग एल्गोरिथम भी बताऊंगा शॉर्ट में। तो ये सब क्या है? स्विचिंग एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है? स्विचिंग एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा डाइवर्ट हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क वैन इंटरनेट में मैं जाऊँ, तो यही स्विचिंग एलिमेंट क्या बन जाएगा? आपका रूटर, जिसके बारे में मैंने अभी बात भी करी। ये एक रूटर है इंटरनेट में। ये आपका कंप्यूटर हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई और कंप्यूटर हो। अगर 2 लोग अगल बगल भी भेज रहे हैं ना, तो भी पूरे प्रोसेस से ही जाएगा वो। तो ये आपका सोर्स कहलाएगा, ये डेस्टिनेशन कहलाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट में इसका रूटिंग लॉजिक बताता हूँ
रूटिंग एल्गोरिथम, जो कि इतना सिंपल है और इतना इफेक्टिव है, आप खुद रियलाइज़ करेंगे। और उसी के साथ फिर क्लास ख़त्म करेंगे, 15 मिनट बाकी है। तो इसका ऐसा है रूटिंग एल्गोरिथम कि 0 मीन्स अपर, 1 मीन्स लोअर, बस इतना सा रूटिंग लॉजिक है। केवल इतना सिंपल है कि 0 मीन्स अपर, 1 मीन्स लोअर। मैंने बताया मैसेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, मैसेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब पैकेट जो होता है वो पैकेट का एक स्ट्रक्चर होता है। जितनी अपनी स्टैंडर्ड की बुक हैं, टेनेनबाउम, फ्रोजन, स्टेलिंग, सब में दिया है। एक होता है IP वर्जन 4, एक होता है IP वर्जन 6। आप लोग नाम सुने होंगे, सुने नाम, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। इसका एक पैकेट स्ट्रक्चर होता है। और कोई भी पैकेट हो, चाहे किसी भी वर्जन का हो, उसमें कुछ फील्ड्स तो एसेंशियल होते हैं। जैसे कि हम लोग एक स्टूडेंट का डाटाबेस यहाँ बनाएं और कोई और यूनिवर्सिटी बनाए, कोई थर्ड यूनिवर्सिटी बनाए, फील्ड कुछ चेंज हो जाएंगे लेकिन कुछ तो कॉमन ही रहेंगे ना, जैसे नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये तो सब लोग रखेंगे। तो ऐसे अगर पैकेट का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो वो पैकेट जो इंटरनेट में चलता है, चाहे वो IP वर्जन 4 है, चाहे IP वर्जन 6 है, वो पैकेट कुछ इस प्रकार का होगा। पैकेट में बी ऑफ IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, लेकिन वाट एवर, दोनों का फील्ड्स अलग होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉमन फील्ड्स होंगे। कॉमन फील्ड में क्या रहेगा भाई? एक होगा पैकेट का नंबर क्या है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पैकेट। जितने पैकेट चल रहे हैं इंटरनेट में, सबका कुछ यूनिक एक नंबर होगा। फिर क्या होगा, उस पर आपका एक सोर्स एड्रेस होगा, वो पैकेट कहाँ से चला। साइबर क्राइम और ये सब जितने होते हैं ना, आप पढ़ते हैं, उसमें भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। कहाँ से चला, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। और उसके बाद से उसका कुछ डाटा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि भाई एक पैकेट पे I लिखे, एक पर A लिखे। मैं ये बता रहा हूँ कि कहने का मेरा ये मतलब है कि कोई भी पैकेट हो, उसमें कुछ एसेंशियल फील्ड रहेंगे रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे और हैं, CRC कोड, एरर कोड, दुनिया भर के हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। पैकेट लेंथ क्या है, बहुत से, हम लोग एसेंशियल फील्ड की बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा एक डेस्टिनेशन एड्रेस भी। अब आपने मेल या कुछ भी मैसेज आपने यहाँ पर भेजा, उसको पहुँचना है यहाँ पर। मैंने एक लॉजिक दिया, 0 मीन्स अपर, 1 मीन्स लोअर। अब देखिए सवाल उठता है ना कि आप किसी पैकेट को सही डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचाएं, वही है रूटिंग। सही आपका मैसेज चला, देखिए इंटरनेट में कितने मैसेज चल रहे हैं आपको मालूम है क्या? इंटरनेट में मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक मेल भेजना है, एक पर्टिकुलर जगह पर भेजना है। आपका मेल गलत तो नहीं पहुँचता ना, आपने भेजा किसी को पहुँच गया किसी को, ऐसा होता है क्या? होता है क्या कभी? सही जगह पहुँचता है, लेकिन उसका क्या लॉजिक है कि आपका मेल सही जगह पहुँच रहा है, जबकि आपका मैसेज तो डिवाइड हो गया, तो आपको तो कुछ नहीं मालूम उस बारे में। ये होता है रूटिंग लॉजिक, रूटिंग एल्गोरिथम, रूटिंग प्रोग्राम। ये पूरा का पूरा एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 0 मीन्स अपर, 1 मीन्स लोअर। अब यहाँ पर एक पैकेट आया, मान लीजिए कई पैकेट आ रहे हैं, लेकिन एक पैकेट आया, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस, हर पैकेट पे डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा रहेगा, मैंने बताया आपको। अब मान लीजिए डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा है 1110, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर पैकेट आए, उसको पहुँचना कहाँ है, यहाँ पर पहुँचना चाहता है पैकेट, तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा है क्या, 1110। अब आप लॉजिक लगाइए, देखते हैं, मैं नहीं जानता पहुँच पाएगा कि नहीं, कि भटक जाएगा, देखते हैं पहुँचता है कि नहीं। तो 0 माने क्या कहा, अपर, तो ये पैकेट यहाँ पर आया। स्विचिंग एलिमेंट, ये सब क्या है, स्विचिंग एलिमेंट। एक चीज़ और बताऊँ, स्विचिंग एलिमेंट, जैसे ट्रेन चलती है ना,
तो ट्रेन चल रही है, ये प्रोपोगेशन डिले। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, जैसे जंक्शन आया, अब जंक्शन से ट्रेन को इधर जाना है कि इधर जाना है, ये डिसाइड होता है। तो वो है स्विचिंग। स्विचिंग का नाम आप लोग सुनते होंगे ना बहुत, जॉब के लिए भी यूज़ होता है। स्विचिंग माने पता करना कि कहाँ पे हमको जाना है, ये कहलाते हैं स्विचिंग। एंड स्विचिंग डिले इज दैट मीन्स वेरी प्रोमिनेंट डिले। प्रोपोगेशन डिले कुछ नहीं। मैंने आपको बताया मैसेज ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट। आपको यहाँ से बॉम्बे भी मैसेज भेजना है ना, तो मैसेज आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चला जाएगा। तो डिले कहाँ पर हो रहा है? जब जब स्विचिंग हो रही है। जैसे ट्रेन, हम लोग बोलते हैं ना रात में मेकअप कर लेगी, तो ट्रेन चल रही है तो बहुत फास्ट चल रही है। ट्रेन को लेट कहाँ होता है? जब खड़ा कर दिया जाता है। वैसे ही ये स्विचिंग ही में पूरा टाइम लगता है, पूरा का पूरा टाइम। प्रोपोगेशन में नहीं लगता। प्रोपोगेशन माने उसको जा रही है तो जा रही है ट्रेन, तो मैसेज जा रहा है उसमें टाइम नहीं लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? मैसेज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसमें उसको जो टाइम लग रहा है कुछ भी नहीं है, वो लाइट की स्पीड से जा रहा है। लेकिन जब जब उसको रुकावट आ रही है, रास्ता बदलना है, वहाँ डिले हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड स्विचिंग डिले। तो ये सब वही स्विचेज हैं, और ये मल्टी स्टेज है, माने 4 स्टेज बताएं यहाँ पे। अब देखिए 1110 में 0 मैंने बताया कि अपर, तो ये पैकेट जो था वो जाना चाहता था वहाँ। अब अपर आपने लिया तो वो पहुँचा कहाँ पर? इस पर। और यहाँ पर आए तो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। अब वो ट्रेन पकड़ ली कि बिलासपुर से उसको कटनी की तरफ जाना है कि इधर राउरकेला की तरफ जाना है। सॉरी, हाँ राउरकेला, यस राउरकेला जाते हुए पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो डायरेक्ट आ गया। अब अगला क्या है? बिट 1 के कारण वो क्या हुआ? लोअर को पकड़ा, और यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ आ गया। फिर क्या है? 1 माने लोअर को लिया, यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे फिर क्या है? 1 माने लोअर, 0 हाँ पहली बार राइट, तो 1 लेना था राइट। तो 1 लिए तो ये कहाँ पर आ गया? यहाँ पे। फिर सेकेंड 1 लिए तो क्या है? यहाँ पर आ गया राइट। फिर थर्ड 1 लिए तो कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। फिर 0 लिए तो कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। सही है। अब आप ही बोलिए सोर्स और आप बोलिए डेस्टिनेशन। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पहुँच पाता है कि नहीं। तो आप बताइए कहाँ से स्टार्ट मैं करूँ, कहाँ से पहुँचाऊँ? आप ही बताइए, कोई एक ट्राई करते हैं, सही है कि नहीं लॉजिक अपना। यहाँ से स्टार्ट कर दें? अच्छा, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं इसको? ये वाला, ये वाला, अच्छा शुरू से 1 2 ये वाला, ठीक है देखा जाए। यहाँ से स्टार्ट करने माने 1110 है इसका डेस्टिनेशन एड्रेस। क्या है? 1110। अब देखा जाए तो 1 माने अपर माने यहाँ तक आ गया वो। फिर 1 माने अपर, पार्डन 1 लोअर राइट, 1 लो माने लोअर, यस यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ तक आया। अगेन 1 माने लोअर माने यहाँ तक आ गया। फिर 1 लोअर माने यहाँ तक आ गया। और फिर एक मिनट, ये वाला 1 माने लोअर यहाँ पर आया। किस पर बोले? 1110 पर बोले, और यहाँ से बोले राइट। तो ये आपका 1 यहाँ पर आया। फिर यहाँ से यहाँ पर आया। फिर यहाँ से इस पर आया। फिर यहाँ पर आया, और फिर 1 यहाँ लोअर आया, और फिर 0। 1110 लिखे ना हम लोग यहाँ पे। ओहो, यहाँ पे ना अपने से एक मिस्टेक हुई है। ये गलत लिखा है, अभी मेरे को पकड़ में आ रहा है। ये अपने को 00 ऐसा नहीं लिखना था। ये क्या लिखना था? 00। मैं ठीक करूँगा पीपीटी। ये ऐसा होना चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पर पहुँच रहा है। कोई और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। ये यहाँ पे
इससे पहुंचने की कोशिश करते अच्छा इसी से राइट, एक और बार देखा जाए 1110, अच्छा इसी पे पहुंचाना चाहते हैं ना, तो इस पे पहुंचाना चाहते हैं तो 0010 पर पहुंचाना चाहते हैं, तो राइट 0 माने अपर यहाँ पर आ गया, यहाँ से ये इधर आ गया, 0 माने अपर माने यहाँ पर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, फिर 1 माने लोअर माने यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर 0 माने अपर माने यहाँ, ये 0 माने अपर, इसी पर पहुँचना था क्या? ठीक, यस इसी पर पहुँचना था, ये वाला वो पीपीटी में वो ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है ये। तो रूटिंग एल्गोरिथम हम लोग देखे, इसको सेल्फ रूटिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है, ऑटोमेटिक। लेकिन अगला जो मैं ये बनाया हूँ, ये मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क ऑफ इर्रेगुलर आर्किटेक्चर, मतलब हर स्टेज में नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स इज डिफरेंट, ये बहुत और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एडवांटेज तो ये कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, देखिए माने स्विचिंग एलिमेंट के नंबर कम हो गए, लेकिन इसकी रूटिंग टेक्नोलॉजी इतनी ईजी नहीं है। अभी ऐसा बना है कि कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकते वो तो इसमें भी है, लेकिन इसमें स्विचेज ही कम कर दिए ना, ये डबल ट्री माने एक ट्री इधर एक ट्री इधर, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इसके बाद है क्वैड ट्री नेटवर्क, फिर होता है फॉल्ट टॉलरेंट क्वैड ट्री नेटवर्क, और फिर जो मैंने अपनी पीएचडी में प्रपोज किया था फॉल्ट टॉलरेंट क्वैड ट्री नेटवर्क, फॉल्ट टॉलरेंट क्वैड ट्री नेटवर्क। एक है डबल ट्री के करस्पॉन्डिंग फॉल्ट टॉलरेंट डबल ट्री, तो क्वैड ट्री के करस्पॉन्डिंग फॉल्ट टॉलरेंट क्वैड ट्री नेटवर्क, ऐसा मैंने दिया था। तो ये सब मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क ऑफ इर्रेगुलर आर्किटेक्चर में, यहाँ तक हम लोग पढ़ाने का मेरे को कभी मौका ही नहीं आया, तो यहाँ तक बहुत है पढ़ाना। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। लेकिन कोई अगर डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। Thank you, sir, for a very informative lecture. Let us have a big hand for the lecture. Now, if you have any questions, the session is open for question answer. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हम लोग लैपटॉप पे जैसे i5 के उसका से मल्टीपल कोर्स रहते हैं, तो वो उसका क्या यूज़ है? क्या मतलब हम उसको पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है, लाइक आई यूज़ मैटलैब, सो नॉर्मली उसके दो वर्जन्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, कि आप उसको पैरेलल कंप्यूटिंग वाला वर्जन अगर हम इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पे, तो क्या वो स्टैंड अलोन वर्जन से फास्टर होगा या क्या होगा? नहीं, मैंने जैसे बताया ना, हम लोग अपना लैपटॉप है, आपका क्या है, क्वैड कोर है क्या? i5 उसमें नंबर ऑफ कोर्स, वो आपको देखिए जो भी हो, नंबर ऑफ कोर मान लीजिए क्वैड है तो 4 है, आपने मैटलैब यूज़ किया, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें आप, अगर आप उसको पैरेललाइज नहीं करेंगे, जो कि आपको करना है OMP के थ्रू, मैं एक OMP बता रहा हूँ मल्टी, तब तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपका जैसे मैटलैब वगैरह कुछ रेडीली अवेलेबल इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें पैरेललाइजेशन के सेल्फ पैरेललाइजेशन जो कंपाइलर हैं वो भी स्मार्ट होते हैं, तो वे अपने से उसको काफ़ी हद तक करते हैं पैरेललाइज। इस प्रकार से मल्टी कोर के फीचर का वो डायरेक्ट यूज़ करेगा। सेटअप पे ही है सर कि आप उसको पैरेलल कंप्यूटिंग वाला वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए? हाँ, यस 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 यस, तो वो आप जो बोल रहे हैं ना, वही चीज़ है, माने वो स्मार्ट, दैट इज़ स्मार्ट इनफ टू पैरेललाइज, माने पहले दैट विल सी हाउ मेनी कोर्स आर प्रेजेंट, देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑन वेरियस कोर्स इक्वली। So that will be faster than the just direct single core यूज करने से? होगा, वो तो ऑफ कोर्स होगा। अगर आप उस पर पैरेललाइज ना करें, माने आप वो पैरेलल वाला ऑप्शन ना लें, और आपका मल्टी कोर भी है,
तो भी यूज़ नहीं है उसका, सिंगल कोर की तरह सिंगल कोर की तरह वर्क करेगा। तो अनलेस अंटिल यू पैरेलाइज द प्रोग्राम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यस यस, एग्जैक्टली। मैं बताता कभी पैरेलल प्रोग्राम, हाउ टू मेक पैरेलल प्रोग्राम, जैसे मैट्रिक्स एडिशन। अभी मैं आपको बता ही दूँ, इसमें थोड़ा सा बैठ जाइए। पैरेलल प्रोग्राम की बात हुई तो मैं बताऊं एक एग्जांपल से पैरेलल कैसे होता है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 9 ऐसा मैं ले लिया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4, 3 एक और लेना था ना, यहाँ पे 1 2 3 4 मैं ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 5 6 7 8 कुछ भी ले लिए, सिंगल डिजिट ले रहे हैं। तो अपने को ये हम लोग को ऐड करना है, तो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं, बैठिए नहीं, सेक्वेंशियल प्रोग्राम बनाते हैं। तो पैरेलल प्रोग्राम बनाएंगे यही क्वाड कोर पे, तो कैसा बनेगा इसका, हम लोग चूँकि इसमें डिपेंडेंसी नहीं इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। पहला तो ये इसमें डिपेंडेंसी वो खुद देखेगा क्या चीज़ पैरेलाइज करना है, वेदर दैट प्रॉब्लम इज़ पॉसिबल टू बी पैरेलाइज और नॉट, वो भी नहीं तो रिजल्ट ही रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने एक ब्लॉक बनाया केवल इतने का, 4 ब्लॉक बना रहे हैं हम। अब देखिएगा ये 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड कर दिए हम, और इसको भी डिवाइड कर दिए 4 ब्लॉक में, माने 2 बाई 2 वाला 4 बना दिए। अब ये कोर 1 इसको ऐड करेगा, कोर 2 इसको ऐड करेगा, कोर 3 ये इसको करेगा, कोर 4 इसको करेगा, पैरेलली, और फिर से उसको कंपाइल करके दे देगा। ये हुआ पैरेलल प्रोग्राम। और इसको बनाते हैं हम लोग, अगर कोई क्वाड कोर वाला लैपटॉप हो तब। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका लैपटॉप क्वाड कोर का नहीं है और वो एमपी चला देते हैं, वो रन भी करता है, रन वन सब करता है, एरर नहीं देता, लेकिन वो कहाँ से करेगा जब क्वाड कोर अगर 4 कोर है और 4 थ्रेड है, तभी तो वो होगा ना। इसीलिए मैं बताया कि पैरेललाइजेशन इज़ वेरी सेंसिटिव थिंग, वेरी बिग थिंग। पैरेलल प्रोग्रामिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो यहाँ पे एक कोर 1 2 3 4 पे पैरेलल कर सके वो कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ केवल, अब आप सोच लीजिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम में क्या हल होगा, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट दिस पैरेलल प्रोग्रामिंग। और कोई क्वेश्चन? I think there is no questions, and sir will be available tomorrow also. So if you have any questions, then we can also ask and take advantage of sir's expertise tomorrow. So now it's time for a tea break. So you are all invited for the tea break outside, and after that at 4 p.m. we will join here again for the micro teaching. Thank you very much. Thank you. Thank you for giving your time. Thank you.